नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 58 रहेगा। यानी कि आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 58वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और इससे पहले के यदि रीजनिंग के आपने पिछले 57 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। और आपको एक और जानकारी दे देते हैं यार। मार्केट में अभी एक खबर उड़ रही थी कल के दिन कि जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है वो आपका 29 जून और 30 जून को होगा, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये खबर ऑफिशियल नहीं थी, कन्फर्म नहीं थी। यानी कि ये जो खबर आई थी ये फर्जी किसी ने उड़ा दी थी। ये आपका 29-30 को एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। मैंने इसकी रिसर्च की थी तो मैंने यार कहा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, मैंने पोस्ट करके आपको शायद दोपहर में ही बता दिया था, ठीक है। तो अभी आप तैयारी करते रहेंगे, एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि भर्ती बोर्ड अगर चाह रहा है कि 29 को जो डेट आई है इसको फेक बता रहा है, भैया अगर इसको फेक बता रहा है तो वो कहीं ना कहीं अगर इस पर रिप्लाई कर रहा है तो वो एग्ज़ाम लेने के मूड में है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो तैयारी को आप निरंतर करते रहेंगे। तो एक आपको और जानकारी दे देते हैं। देखो जानकारी क्या है। देखो, ये जो रीजनिंग की क्लास है अपनी एक इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि रीजनिंग में क्या किया जाए, रीजनिंग के साथ साथ आपका पूरा यूपी पुलिस का मॉडल लिया जाए, उसमें अपना मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, जीके जीएस भी हो और हिंदी भी हो। तो इस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन में एक क्लास आपकी पूरी मॉडल पेपर के साथ आएगी, ठीक है। तो ये भी जानकारी है। चलिए बात कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के बारे में। तो इसमें से हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से अगली आकृति क्या होगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आकृति की एक सीरीज दी गई है। यहाँ पर 5वें नंबर पर एक आकृति आनी है। कौन सी आकृति आएगी इसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न में से सही प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। ये आकृति है, यहाँ पर MN नाम का दर्पण रखा हुआ है, इसका हमें सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। एक और जानकारी, यदि आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF हमने क्लास के डाल दिए हैं। आप लोग PDF के लिए DS सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न का सभी प्यारे साथी उत्तर बताएंगे। जिसमें लिखा गया है दोस्तों, मरुध्यान का संबंध मरुस्थल से है। क्या बोला है प्यारे दोस्तों, जो मरुध्यान होता है, मरुध्यान का जो संबंध है किससे है, आप कहोगे मरुस्थल से है। तो बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक है। देखो यहाँ पर मरुध्यान का संबंध मरुस्थल से, तो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा संबंध आएगा या फिर कौन सा शब्द आएगा जो सागर से संबंध बनाएगा। किससे बनाएगा, सागर से। तो प्यारे साथियों गौर से समझ लो, मरुस्थल में जब कहीं भी पेड़ पौधे लगते हैं, पानी की झील वगैरह होती है, तो दोस्तों उस स्थल को मरुद्यान कहा जाता है। मरुस्थल का उद्यान अर्थात मरुद्यान। वहीं पर सागर की बात करते हैं तो सागर में क्या होता है भाई, सागर में क्या होता है आपको, कि सागर में जब कहीं पर पेड़ पौधे टापू होता है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम प्यारे साथियों द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप। प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, ये गलत हो जाएगा। पश्च जल भी नहीं होगा, भृगु भी नहीं होगा। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, जिसमें हमसे बोला गया है दोस्तों, क्या बोला है, निम्नलिखित प्रतीकों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों स्टार चिन्ह है, इनको हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 13, उसके बाद में 5, उसके बाद में क्या है भैया 10 है, बराबर में क्या है 92 है, 92 के बाद हमारे पास 2 है, 2 के बाद 9 है। तो दोस्तों हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। गौर से समझिए, अगर हम विकल्प नंबर 1 को प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे गुणा है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अगर आप लोग गौर से इसको देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 पना 50 हो जाएगा साथियों, और यहाँ पर 13, तो दोनों जुड़ेगा, 63 होना चाहिए। इसके बाद इस तरफ देखेंगे तो 92 2 94 हो जाएगा, 94 में से 9 जाएगा तो 83 बचेगा। कितना, 83। 63 कभी भी 83 के बराबर होता नहीं है। इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर 1 गलत है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे
क्या बोलेंगे साथी? विकल्प नंबर 1 बिल्कुल गलत है। अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में पहले प्लस है, फिर गुणा है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गुणा है। ठीक है, पहले नंबर में क्या है? यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस है। भैया 92 दूनी जब देखेंगे तो 92 दूनी हो जाएगा 184 के आसपास। तो भैया ये तो बनेगा ही नहीं, बताओ। 92 दूनी तो 184 हो जाएगा और ये केवल 50 हो पा रहा है। फिर से ये 63 आएगा हम लोगों का। कितना आएगा? 50 13 63 आएगा। तो ये 184 के आसपास, फिर 9 और जुड़ जाएगा तो 193 बन रहा है। तो ये भी संबंध नहीं बना पा रहा है, अर्थात जो विकल्प नंबर 2 है ये भी गलत है। अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा वाला जो विकल्प था ये गलत था। ठीक है, अब दूसरे नंबर विकल्प को देखते हैं जो कि तीसरे स्थान पर दिया है। इसमें देखो पहली बार में गुणा है, दूसरी बार में माइनस है, यहाँ पे दोस्तों प्लस है और आगे भी हमारे पास प्लस है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब गौर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो पा रहा है? कुछ जल्दी से बताओ, यहाँ पे कुछ हो पा रहा है क्या? तो आप बोलोगे 13 पचे 65। ठीक है, 13 पचे 65 माइनस का 10 होगा, उसके बाद में 92 2 94, 94 और 9 103 हो जाएगा। भैया ये तो 103 है और ये हमारे पास केवल और केवल 55 बच रहा है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। अर्थात विकल्प नंबर 2 जो कि तीसरे स्थान पर है ये भी गलत है। अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है? पहले प्लस है, फिर यहाँ पे क्या है? आप लोग बोलोगे गुणा है। ठीक है, पहले प्लस है फिर गुणा है, यहाँ पे हमारे पास भाग है और यहाँ पे प्लस है। तो अब गौर से समझो प्यारे दोस्तों, गौर से समझो। तो ये 50 13 63 फिर से हो जाएगा। इस तरफ देखोगे भाग लगेगा तो 46 दूनी 92 होता है, ये 46 हो जाएगा। कितना? 46। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9। तो भैया या इस तरफ 63 है, इस तरफ 53 है। अरे दादा ये तो गड़बड़ हो रही है, चारों के चारों विकल्प गड़बड़ है। चारों के चारों गड़बड़ है तो कैसे संतुलित कर सकते हैं हम यार? ये तो सभी के सभी विकल्प गड़बड़ हो रहे हैं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करें? बताओ, जल्दी से बताओ। कहीं पर हमने गड़बड़ की है या फिर सारे के सारे गड़बड़ ही है? देखो ये 2 प्लस थे विकल्प नंबर 2 में। ठीक है, अब देखो हम अपने तरफ से एक इसको लगाते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम पहले स्थान पर गुणा धर दें, दूसरे स्थान पर माइनस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रख दें भाग और यहाँ पे रख दें प्लस। ठीक है, इस तरह से हमारा हो सकता है कुछ हो सकता है क्या? जल्दी से बताओ। यहाँ पर इस तरीके से कुछ हो सकता है। 13 पचे 65, यहाँ पर हो जाएगा 55। ठीक है, और इस तरफ 46 9 53। भाई फिर भी नहीं बनेगा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया। ये सारे के सारे विकल्प गलत हैं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो मुझे लग रहा होना नहीं चाहिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पे गुणा माइनस करके क्या कर सकते हैं यार? जल्दी से बताओ। इसके लिए हम कुछ और ट्राई करें। चलिए हम देखते हैं इसको एक अच्छे तरह से। यार कहीं पर लग रहा है हमने गड़बड़ की है अभी। ठीक है, देखो चौथे विकल्प को एक बार फिर से देखते हैं। इस वाले को हम एक बार फिर से देखते हैं। इसमें प्लस लगाएंगे, फिर क्या है? 1 मिनट, प्लस, हाँ ये प्लस है। इसके बाद में यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया यार। मुझे लग रहा है तीसरा वाला चेक करें क्या? जल्दी से बताओ। तीसरा चेक करें चौथे के पहले? तीसरा चेक करते एक बार, कहीं गड़बड़ तो की है हमने, वो मुझे समझ नहीं आ रही है होना क्या चाहिए। भाई तीसरा भी नहीं होगा यार, ये इसमें प्लस प्लस हो जाएगा तो ये तो 103 के पार हो जाएगा। अभी देखो चौथे वाले को ही चेक करते हैं, चौथे वाले को ही चेक करते हैं। इसमें कहीं पर गड़बड़ होगी तो सुधार कर देंगे। देखो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस के स्थान पर यार गुणा ना लगा दें। पहली बार में गुणा लगा दें। बताओ, इसमें हम पहली बार में गुणा लगा दें, दूसरी बार में लगा दें माइनस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक भाग लगा लें और यहाँ पे लगा लें हम प्लस। ठीक है, इस तरह से अब हो सकता है प्यारे दोस्तों आ जाए। देखो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये हमने चौथा वाला प्रयोग नहीं किया है। पहली बार में गुणा लगाया, इसमें चौथे वाले में पहली बार में प्लस है, तो हमने चौथा नहीं कोई 5वें नंबर का अपने मन से विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 13 पचे 65, 65 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 55। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो 46 दूनी बार, ओहो ये 46 दूनी 92, अर्थात 46 बार में कटेगा और प्लस का 9 है। अब 46 9 आप लोग देखोगे तो ये प्यारे दोस्तों 55 हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 55। और इसके लिए आपका उत्तर आएगा विकल्प नंबर 5, जो कि किसी भी विकल्प नहीं दिया है। कौन सा है? पहली बार में गुणा, दूसरी बार में माइनस, तीसरी बार में हम लोग भाग लगाएंगे और चौथी बार में प्लस। ये विकल्प एक नया विकल्प बना दो आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 3 कहा गया है, एक रंग के नाम के अक्षर एन जी, क्या है? एन, एन के बाद जी, जी के बाद ए, उसके बाद में टी, उसके बाद में ए, फिर एम और ई, इस तरह से दे रखे हैं। एक रंग के अक्षर के नाम इस तरह से हमें दे रखे हैं। और दोस्तों आगे बोला यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? अर्थात मेरी बात को समझो साथियों, यहाँ पर ये जो शब्द हैं इनसे एक हम रंग का नाम बना सकते हैं। कोई एक रंग का नाम, रंग का नाम कौन सा होगा?
अगर दोस्तों गौर से देखेंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का मैजेंटा। क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। मैजेंटा एक प्रकार का क्या होता है? रंग होता है। ठीक है, तो मैजेंटा बन पाएगा। देखो MAG, तो दोस्तों M, उसके बाद में A और G, उसके बाद में E तो E, N तो फिर यहाँ पे N, TA। हाँ प्यारे दोस्तों, मैजेंटा हमारा बन जाएगा। मैजेंटा एक प्रकार का क्या होता है भैया? एक प्रकार का रंग होता है। तो कह रहा है कि गठित शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा भैया? इसका अंतिम अक्षर ए हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ए हमें दे रखा है विकल्प नंबर 1 में, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न में आओ, इसको देखिए प्यारे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी समझेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो 3 अन्य विकल्पों से भिन्न है। खेल मैदान से है, सिनेमा पर्दा से है, नाटक मंच से है, रबड़ मिटाना से है। तो बताओ इसमें से विषम क्या है? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो जो खेल होता है ये मैदान पर खेला जाता है, इस बात को याद रखेंगे। खेल मैदान पर खेला जाता है। सिनेमा जो है वो पर्दा पर देखा जाता है। सिनेमा कहाँ पर देखने जाते हैं? पर्दे पर। नाटक कहाँ पर किया जाता है? मंच पर किया जाता है। नाटक कहाँ पर? मंच पर किया जाता है। रबड़ कहाँ पर चलाया जाता है? रबड़ कहाँ पर चलता है भैया बताओ? आप बोलोगे रबड़ प्यारे दोस्तों कागज पर चलता है। किस पर? कागज पर चलता है। कागज पर क्यों चलता है भैया? मिटाने के लिए। लेकिन जब हम एग्जैक्टली संबंध ढूंढने जाएंगे तो मिटाना के स्थान पर यहाँ पे कागज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कागज। क्योंकि खेल मैदान पर खेलते हैं, सिनेमा पर्दा पर होता है, नाटक मंच पर होता है, और रबड़ जो चलता है हमारा मिटाने के लिए वो कागज पर चलता है। तो कागज इसका उत्तर आता। इस कारण हमारा विकल्प नंबर 4 क्या है? भिन्न है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित प्रश्न में से उसे चुनिए जो उस अक्षर समूह को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अर्थात एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्थानीय मान से देखेंगे। प्यारे दोस्तों ई हमारा कितने पर होता है? 5 पर होता है। डी 4 पर होता है। एच हमारे पास कितने पर है? 8 पर है। और जी 7 पर है। ठीक है, जी कितने पर है भैया? आप कहोगे 7 पर। एल कितने पर होता है? 12 पर होता है। के हमारे पास 11 पर है। ओ हमारे पास 15 पर है। और एन हमारे पास 14 पर है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 21 पर यू, 22 पर वी, डब्ल्यू 23 पर, और एक्स कितने पर? तो बोलेंगे 24 पर। क्यू कितने पर भैया? 17 पर। पी कितने पर? 16 पर। टी कितने पर? 20 पर। एस कितने पर? 19 पर। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो इनके बीच का संबंध, यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 1 हुआ है, यहाँ पे देखोगे यहाँ भी माइनस का 1 है, इसमें देखोगे यहाँ भी माइनस का 1 है, इसमें भी देखोगे तो यहाँ भी माइनस का 1 है, इसमें देखोगे तो भैया ये तो प्लस का 1 है, और आगे देखोगे यहाँ भी प्लस का 1 है, आगे देखने जाओगे तो माइनस का 1 है, और आगे देखने जाओगे तो माइनस का 1 है। तो प्यारे दोस्तों विषम किसे बोलोगे? विषम उसे बोलोगे जहाँ पे +1 हो रहा है। +1 कौन से विकल्प में हो रहा है? +1 भैया विकल्प नंबर 3 में हो रहा है। इस कारण हमारा विकल्प नंबर 3 इन सभी से भिन्न है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से समझाएंगे। बोला गया है 2 सितंबर, डेट दे रखी है 2 सितंबर का दिन, सॉरी उससे पहले समय लिखना पड़ेगा, 1947 है, और दिन हमें दे रखा है रविवार। क्या दे रखा है भैया? 2 सितंबर 1947 को रविवार है। तो हम लोगों को बताना है कि 2 सितंबर, क्या बताना है साथियों? आप कहोगे आपको बताना है कि 2 सितंबर 1950 का दिन कौन सा होगा। बता सकते हो? जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले इतनी सी बात याद रखो। बात कौन सी है भैया? बात इतनी सी है, इनके बीच में साल कितने हैं? आप कहोगे सर इनके बीच में जो सालों की बात करते हैं तो 47 3 50, कितने साल? 3 साल। इस बात को याद रखेंगे भाई। अगर ये 3 साल आए हैं, उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? हमसे ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि भैया 1 साल क्या होता है? 1 साल। 1 साल का मतलब क्या है? आप कहोगे सर 365 डेज। 1 साल का मतलब 365 डेज। इनमें विषम दिन की संख्या, 1 साल में विषम दिन, तो आप बोलोगे 365 में भाग लगाएंगे 7 से, तो 52 सप्ताह एक विषम दिन आता है। क्या आता है प्यारे साथियों? याद रखेंगे 52 सप्ताह एक विषम दिन। अगर 1 साल में 1 विषम दिन आता है तो 3 साल में कितने होंगे? आप कहोगे 3 साल में 3 विषम दिन। कितने? 3। लेकिन इनके बीच में शर्त यह है कि कोई लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। तो 47 से 50 के बीच में कोई लीप वर्ष आया है? आप कहोगे 47 लीप वर्ष नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों 1948 का जो समय है, क्या है? जो 1948 का समय है ये एक लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। तो यहाँ पे फेब जो होगी फरवरी 29 की हो जाएगी। फरवरी जब 29 की हो जाएगी तो एक विषम दिन इसका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 के स्थान पर जब विषम दिन एक्स्ट्रा निकालोगे तो प्यारे दोस्तों हमारे कितने आएंगे? 4।
4 विषम दिन आएंगे 3 के स्थान पर, इस बात को याद रखेंगे। और इसी रविवार में हम 4 को जोड़ देंगे। 4 रविवार में जोड़ोगे, प्रश्न का उत्तर आएगा गुरुवार। क्या आएगा? गुरुवार। एक बार देखो फिर से समझो प्यारे साथियों, यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से समझो। मैंने कहा 2 सितंबर 1947 का दिन क्या है? रविवार है। उसने बोला है 2 सितंबर 1950 का दिन क्या होगा? तो मैंने कहा 2 सितंबर यहाँ भी, 2 सितंबर यहाँ भी, सीधा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इनके बीच कितने सालों का अंतर है? आप कहोगे सर 3 साल का है। 3 साल में बोलो कितने विषम दिन होंगे? आप कहोगे सर आपने ही तो बताया है कि यहाँ पर एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में एक विषम दिन आता है। लेकिन भैया 3 साल में एक वर्ष लीप वर्ष रहा, अर्थात यहाँ पर फरवरी 29 की हो गई, तो एक विषम दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो हमने यहाँ पर 4 विषम दिन लिए, 4 जोड़ दिए रविवार में, उत्तर हो गया गुरुवार। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझेंगे। कह रहा है कि क्या प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध होना चाहिए? कथन है जो प्लास्टिक बैग होते हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो तर्क एक व्यक्ति दे रहा है कि हाँ उन्हें पुनर्चक्रित करना मुश्किल है। क्या कह रहा है? हाँ उन्हें पुनर्चक्रित यानी रिसाइकिल करना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है भैया उसका कहा जाता है एवरेज 10 साल में ये रिसाइकिल होता है। एवरेज 10 साल में क्या होता है? खत्म होता है। क्योंकि किसानों के खेतों में जब प्लास्टिक जाता है कई साल हो जाते हैं, वो उसी में डला रहता है। आप लोग रिलेट कर पाओगे अपने आप से, ठीक है। जैसे आप खेतों में जाते होगे, यदि आपके खेत हैं तो आप जाते होंगे वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा छोटी छोटी पन्नियाँ नमकीन की या फिर थैली टांगने वाली, वो अजीब तरीके से खेत में पड़ी रहती हैं, मिट्टी में दबी रहती हैं। तो इसका रिसाइकिल होना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है नहीं वे निःशुल्क हैं। भैया कथन में केवल उसने इतना सा पूछा था कि प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना चाहिए, तो उन्हें पुनर्चक्रित करना मुश्किल है, इस कारण प्रतिबंध करना चाहिए। लेकिन कह रहा है नहीं वे निःशुल्क हैं। भाई ऐसी शुल्क की तो कोई बात ही नहीं करी है कथन ने शुल्क की बात नहीं करी है, तो हम केवल लगाएंगे एक को, यदि केवल तर्क एक प्रबल है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 सीरीज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्षर श्रृंखला दे रखी है। अक्षर श्रृंखला में क्या है? KDW। क्या है? KDW। उसके बाद में है MGT। MGT के बाद में है O के बाद साथ में क्या है? O के साथ में प्यारे साथियों J है, J के सामने Q है। और अगला हमें बताना है क्या हो जाएगा। अगला बता सकते हैं आप लोग? आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं, आसान है। हमने ही आपको एक लॉजिक बताया है कि पहले का संबंध पहले से बनाते रहो। कैसे पहले का संबंध? जैसे हमारा K 11 पर है, M 13 पर है, O 15 पर है, तो 11 2 13 2 15 2 17, अर्थात शुरुआत जो होगी वो Q से होनी चाहिए। Q से शुरुआत होगी तो 1 और 3 नंबर के विकल्प गलत हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है भैया? D 4 पर होता है, G 7 पर है, J 10 पर है, अर्थात 4 3 7 3 10 3 13, तो 13 यानी कि M होना चाहिए। Q के बाद M होगा, Q के बाद M होगा तो 2 नंबर विकल्प गलत है। विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अंत में N हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आओगे -3, फिर से -3, और अगली बार में भी हम लोग यहाँ से -3 करेंगे तो हमारा ये 14 पर N आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। इसमें बोला है कि लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता। किसने कहा? लड़की ने। तो हम सबसे पहले एक लड़की बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सबसे पहले एक लड़की हमारे पास होगी, ये लड़की हो गई। लड़की कह रही वह मेरे पिता, अर्थात लड़की के पप्पा जी आएंगे। लड़की के पप्पा जी की बहन यहाँ पे आ जाएगी। पप्पा की बहन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। बहन के लिए माइनस, ये पापा है, ध्यान रखेंगे। के पति अर्थात बहन की शादी हुई है, इस लड़की का कौन हो जाएगा? इसका पति हुआ। अगर बहन का पापा की बहन का पति हुआ तो लड़की का क्या होगा? फूफा होगा। अभी बात नहीं रुकी है। की बेटी का भाई है, की बेटी अर्थात बुआ की लड़की, इन दोनों की शादी हुई है ना, ये बुआ है, इस लड़की की ये बुआ फूफा है, ये दोनों, ठीक है। तो इसके बाद इनकी बेटी एक आएगी, अर्थात इनकी बुआ की लड़की का भाई यहाँ पे है। जिस लड़के की ओर इशारा कर रही है लड़की, वो लड़का यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट, लड़की क्यों लिख दिया यार मैंने? लड़का है ना, ये तो लड़का है। इसी लड़की की ओर इशारा करा है इस लड़की ने। ये जो बच्ची है कह रही है, क्या कह रही है कि लड़की की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा वह मेरे पिता की बहन के पति की बेटी का भाई है, अर्थात ये लड़के की ओर इशारा कर रही है। इस लड़के के लिए प्लस लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों कहा है कि लड़की का लड़के से लगा है लड़के के साथ, तो ये लौंडा माफी चाहेंगे, ये लड़का क्या बोलेगा? ये लड़का इसको बोलेगा कजिन। क्या बोलेगा? कजिन क्यों? क्योंकि मामा की लड़की है। प्यारे दोस्तों, इस लड़के से ये
किस प्रकार संबंधित है? मामा की लड़की अर्थात कजिन होती है, इस बात को याद रखेंगे। नीस नातिन होती है, नेफ्यू भतीजी होती है, बहन तो बहन ही होती है। लेकिन ये कजिन का मतलब है चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन। तो यहाँ पर क्या आ रहा था? एग्जैक्टली जो उत्तर आ रहा था वो प्यारे दोस्तों ममेरी बहन के बारे में आ रहा था। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों हम देखेंगे 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो भैया अक्षर श्रृंखला दे रखी है एक। सबसे पहले अक्षर श्रृंखला ए डैश ए बी, उसके बाद डैश बी, इसके बाद सी बी, क्या है सी बी, फिर क्या है, ओहो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, सी बी सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी के साथ में क्या है सी बी सी, इस तरह से। फिर डैश है, फिर क्या है सी ए, यहाँ भी सी ए और डैश। अब देखो प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? भैया सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए टोटल पद गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल पदों की संख्या कितनी आई है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर टोटल 15 पद हैं। 15 पद के लिए क्या कर सकते हो? 15 पद के लिए आप 5 गुणा 3 का एक सटीक पेयर बना लो, क्योंकि बड़ा पेयर बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। 5 गुणा 3 का एक पेयर प्यारे दोस्तों कैसे बनेगा? यहाँ पे गौर से देखो। 5 लेटर पहले यहाँ पे आ जाएंगे, जल्दी से बताओ। 5 लेटर पहले यहाँ पे आ गए और 5 यहाँ पे, 5 लास्ट में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से बताइए, कोई बताएगा? जल्दी से प्यारे साथी बताओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप कहोगे अगर हम इसमें फिल करने जाते हैं तो यहाँ पर बी सी यहाँ पर सी ए है, तो शुरुआत में ए बी होने चाहिए। लेकिन अगला वाला क्या होगा? लास्ट वाले की बात गड़बड़ कर रहा है। लास्ट वाले में ए बी सी रख दें क्या? यहाँ पर ए रख दें, यहाँ पे बी रख दें, यहाँ पे सी रख दें, इस तरह से। तो हमारा प्रश्न का उत्तर ऐसा आ सकता है बी ए बी सी। बी ए बी सी कहीं पर दे रखा है, बी ए बी सी कहीं भी दिया नहीं है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अब कुछ गड़बड़ वाली बात जो है, इसके स्थान पर हम कुछ और रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं दादा? इनके स्थान पर सी बी ए रख दें क्या? क्या सी ए बी रखें? सी ए बी, इस तरह से, क्योंकि 3 ही लेटर है हमारे पास ए बी सी, इनको ही घुमा फिरा के रखना है। तो क्या उत्तर हमारा बी सी ए बी आ सकता है? कहीं भी बी सी ए बी दे रखा है? आप कहोगे हाँ सर, विकल्प नंबर 4 में दे रखा है। विकल्प नंबर 4 हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा। देखो ए बी के 4, फिर बी सी के 4, फिर सी ए के 4, उसके बाद में सी ए और बी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। या फिर सी बी ए हो सकता है क्या? जल्दी से बताओ, क्योंकि इसमें देखो, इसमें एक ही कमी पड़ रही थी, इस पूरे ग्रुप में एक ही कमी पड़ रही थी। इस पूरे ग्रुप में हमें सी की कमी पड़ रही थी और लास्ट वाले ग्रुप में हमें बी की कमी पड़ रही थी। इस कारण हमारा उत्तर सही है, ठीक है। उत्तर हमारा सही है, सी ए बी वाला ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला गया है, क्या बोला है भैया? कथन बोला है 25 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र नीट 2019 में भाग ले सकते हैं। सोनाली 26 वर्ष की है। बताओ, कह रहा है 25 वर्ष से जो अधिक उम्र के छात्र हैं वो नीट की परीक्षा में भाग ले सकते हैं और सोनाली 26 वर्ष की है। तो निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि सोनाली नीट 2019 में भाग ले सकती है। मुझे बताओ, सोनाली नीट 2019 में भाग ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। क्यों? क्योंकि वो 26 वर्ष की और कथन कह रहा है कि 25 वर्ष से अधिक के ले सकते हैं लोग। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही बात है। पहला वाला क्या कह रहा है कि पहला वाला कथन सही है, सोनाली नीट 2019 में भाग ले सकती है। दूसरा कह रहा है नीट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी आएगी। बताओ, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि नीट के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। भाई ऐसा कहीं भी नहीं कह रहा है कि आवेदन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कथन में कहीं भी आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी कमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो दूसरा गलत है। और आप यहां से कह पाओगे यदि केवल एक निष्कर्ष निकलता हो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया है प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। भैया मान लेते हैं प्रेरणा का घर यहाँ पर है, ये उत्तर की ओर स्कूल के लिए जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर अर्थात यहाँ पे जाएगी, बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, अर्थात अब यहाँ पर है तो ऊपर की ओर चली जाएगी। कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, यहाँ से अंत में बाईं ओर मुड़ जाएगी और स्कूल पहुँच जाती है। अब यहाँ पर वो स्कूल अपने पहुँच गई, तो कह रहा है उसके स्कूल उसके घर की किस दिशा में है? भैया जो उसका स्कूल है, स्कूल कहाँ पर है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है प्यारे दोस्तों SCHOOL यानी स्कूल, और ये है होम, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये होम है।
तो होम की किस दिशा में है? आप कहोगे होम की किस दिशा में है? होम की दिशा तो यही बनेगी ना भैया, आप बताओ मुझे, जल्दी से बता दो प्यारे साथियों। होम की दिशा कौन सी बन जाएगी? आप कहोगे सर दिशा तो यही बनेगी, लेकिन ये दिशा है कौन सी? ऐसे ज्ञात करो। ऐसे ज्ञात करते हैं कैसे? एक प्लस लगाते हैं, इस तरफ ईस्ट लिखते हैं, इस तरफ वेस्ट लिखते हैं, ऊपर की ओर नॉर्थ लिखते हैं, नीचे की ओर साउथ लिखते हैं। तो भैया ये वाली दिशा आई है, ये वाली दिशा, एक तरफ वेस्ट एक तरफ नॉर्थ, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है प्यारे साथियों उत्तर पश्चिम की दिशा। उत्तर पश्चिम की दिशा प्रश्न का एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है, ओहो एक और क्वेश्चन 12। आज तो 16 क्वेश्चन हो जाएंगे मुझे लगता है। देखो एक 12 हम सोल्व कर चुके हैं, एक 12 हम सोल्व कर चुके हैं, दूसरा 12 हमारे पास है। चलो बताओ इसका उत्तर बताओ। आज तो लॉटरी लग गई, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को। कह रहा है एक पासे की निम्नलिखित में से दो भिन्न आकृतियों को पता लगाएं, लाल के सामने कौन सा रंग होगा? भैया लाल कहाँ पर है? पहले तो देखो ये लाल है, लेकिन उससे पहले आपको पता चलेगा कि पीला और सफ़ेद इसमें भी है और पीला और सफ़ेद इसमें भी है। तो आप कहोगे, क्या कहोगे भैया, जब दो सतह समान हो जाती हैं तीसरी सतह ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है या फिर सामने हो जाती है। तो लाल का अपोजिट क्या बोल लोगे भैया? लाल का अपोजिट जो होगा वो काला होगा, इस बात को याद रखेंगे। काला दे रखा है विकल्प नंबर 2 में, विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अब आओ 13वें नंबर क्वेश्चन पर। 13वें नंबर का उत्तर बताएगा सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ कौन बताएगा मेरा प्यारा साथी इसका उत्तर। कह रहा है दी गई उत्तर रेखाकृतियों में कौन सा विकल्प सही दर्पण प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण MN रखा हो? MN ये दर्पण है, अर्थात नीचे की ओर इसकी प्रतिकृति बनानी है। कहाँ पर? नीचे की ओर बनानी है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए हम बनाने का इसको प्रयास करते हैं। भैया ऊपर अगर सीधा रखा है, देखो मुझे बताओ, आप अपना एक कप लो, जल्दी से चाय वाला एक कप उठा के लाओ। आप कप उठा के लेके आओगे तो जैसे आपने कप को सीधा रखा अपने टेबल पर जहाँ बैठकर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ से आप कप सीधा रख रहे हैं। आपसे मैं कहूँ इसका जल प्रतिबिंब बनाओ या फिर नीचे की ओर प्रतिबिंब बनाओ, अर्थात इसको क्या करना है? उल्टा करना है। जग को सीधा था, इसका प्रतिबिंब बनेगा नीचे की ओर अगर दर्पण है। अगर इसके नीचे की ओर दर्पण है, मेरी बात को समझो, अगर इसके नीचे की ओर दर्पण है तो वो नीचे ऐसा प्रतिबिंब बनाएगा जस्ट। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये सीधा जगह रखा है तो उल्टा बनाओ। उल्टा बनाने के लिए पहला गलत है, चौथा भी गलत है। इसके बाद अब मेरी बात समझना है, अगर हमारा दर्पण नीचे की ओर रखा है तो एक बात याद रखो, ये जो डंडी है, ये जो डंडी है इसकी दर्पण की, माफी चाहेंगे जग की, तो सबसे पहले तो जग हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, कैसा? ऐसा। उसके बाद में हमसे यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है, ऐसा। और इसकी डंडी इसी दिशा में रहेगी, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दिशा चेंज होगी, डंडी की दिशा चेंज है, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उसे चुनिए, उसे चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है। ओह ये तो रिपीट हो गया भैया, ये तो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर वैसे तो 15 है, इसका उत्तर होगा देखो मिटाना। क्या होगा? मिटाना। रबड़ मिटाना विषम है, क्योंकि मैंने आपको बताया है खेल मैदान पर खेला जाता है, सिनेमा पर्दा पर होता है, नाटक मंच पर होता है, और रबड़ जो चलता है वो कागज पर चलता है। कहाँ पर चलता है? कागज पर। मिटाना पर कभी भी नहीं चलता है ये रबड़, ठीक है, कागज पर चलता है। इस तरह से याद रखेंगे। विषम क्या है? ये है, ठीक है। 16 प्रश्न आए थे लेकिन नंबर वो 12वां वाला डबल रिपीट हो गया था, ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया भैया, तो 15 ही रहे, कायदे से 15 ही प्रश्न रहे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर बताओ प्यारे साथियों। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया है 1 2 3 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सी छवि की दी गई श्रृंखला की अगली छवि होगी। अर्थात ये प्रश्न आकृतियां हैं, इनमें से एक और आकृति इसके सटीक लगी हुई आएगी। अब भैया वो आकृति होगी कौन सी, बस हमें वही फाइंड आउट करना है। तो मैं एक एक सिंबल पकड़ता हूं, जैसे मैंने ये सिंबल पकड़ा, ये वाला, ये पहले ऊपर की ओर है, दूसरे वाले में नीचे की ओर है, तीसरे में ऊपर की ओर है, चौथे में नीचे की ओर है। तो पांचवें में जब ये सिंबल आएगा तो भैया कहाँ पर होगा? आप कहोगे सर ऊपर की ओर होगा। कहाँ पे होगा? आप कहोगे ऊपर की ओर। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, सही नहीं बन पाएगा। इसके बाद अब इस आकृति को पकड़ते हैं। ये जो माला सी लगी हुई दिखाई दे रही है, पहले तो देखो इसमें 2 मोती थे, मोतियों को अगर गिने तो यहाँ के 2 मोती हैं केवल, यहाँ पे 3 मोती हैं, इसमें 4 मोती हैं, इस वाले में प्यारे दोस्तों 5 मोती हैं। तो अगली जो माला होगी, अगली जो हमारे पास माला होगी उसमें मोती कितने होंगे भैया? 6 होंगे। तो मोती गिनो। पहली बात तो मोती गिनने जाएंगे, 6 इसमें भी हैं, 6 इसमें भी, इसमें 4 हैं काट दो, इसमें 5 है काट दो, 6 मोती होने चाहिए। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? पहले माला नीचे की ओर थी,
फिर ऊपर की ओर चली गई, फिर नीचे की ओर आई, फिर ऊपर की ओर चली गई। तो अगली माला कहाँ पर होगी भैया? नीचे की ओर होगी। नीचे की ओर होगी अर्थात दोनों में है, लेकिन इसकी आकृति ये तो नीचे की ओर है, ये तो गलत हो गई, हमें तो ऊपर लाना था। ऊपर लाना था तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों? विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम सटीक जवाब है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में प्यारे साथियों इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई। रिक्वेस्ट क्या है? चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है? चैनल को भैया सब्सक्राइब करना है। दबा दो जल्दी से वो धड़ाधड़ बटन दबाओ सब्सक्राइब वाला। क्लास यदि पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।